Honorable LOP Sri Arun Jaitley. माननीय उपसभापति जी, सरकार की ओर से डॉक्टर मैत्रियन के प्रस्ताव का विरोध अभी कानून मंत्री और मेरे निजी मित्र श्री अश्विनी कुमार जी ने किया और समारोप करते हुए रहबरी के सवाल का जिक्र भी कर दिया। कल के बाद इस सरकार की रहबरी की मेरी चिंताएं और बढ़ गई हैं। जब बहुमत के आंकड़े से 18 आंकड़े कम होते हैं तो फिर अपनी इच्छा से सरकार नहीं चल पाएगी। जो 1 साल और 5 महीने आपके बाकी हैं, जब 272 का आंकड़ा आप छू नहीं सकते लोकसभा में, तो इस सरकार की रहबरी के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आपको सहारा चाहिए होगा, समर्थन चाहिए होगा, और पिछले कुछ सालों का इतिहास इस बात का गवाह है कि आपको जब जब इस 253 को 272 बनाने के लिए सहारा और समर्थन चाहिए तो आपको समझौते करने पड़ते हैं, आपको उसके लिए कीमत भी देनी पड़ती है। और इसलिए इस देश की चिंता यह है कि इस देश की जांच एजेंसियों के संबंध में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में, सरकार की अपनी कार्यशैली के संबंध में पिछले 4 साल से तो हम इस समझौते की नीति देखते रहे। इस 272 के आंकड़े को बनाने के लिए और आपकी इस रहबरी को कायम रखने के लिए यह देश और कितनी कीमत देगा, कल के वोट के बाद इसकी चिंताएं और बढ़ गई। इसमें कोई अब संकोच नहीं है कि जो सरकार 253 के आंकड़े को जीत मान ले, वो राजनीतिक जीत नहीं होती। वो आंकड़ा एक चिंता को दर्शाता है। आफ्टर दैट फिगर यू आर अ लेम डक गवर्नमेंट, you are dependent on support which is a very costly support, and every day you will have to pay a price for that support. अब उस कीमत का असर इस देश के शासन पे कितना पड़ता है, आने वाले कुछ महीने इसको देखेंगे। कल की बहस का असर देखिए। आपके कुछ ऐसे प्रमुख सहयोगी, कुछ सरकार में शामिल हैं, कुछ बाहर हैं, वो खुलकर रिटेल ट्रेड, खुदरा व्यापार में एफडीआई का विरोध करते हैं, लेकिन राजनीतिक मजबूरी की वजह से या आपका समर्थन करते हैं या वोट डालने से एब्सटेन कर जाते हैं। लेकिन मैं तो उसका जिक्र करता हूं जो आपकी सरकार में रहकर एफडीआई के सबसे बड़े समर्थक हैं। एनसीपी के नेता आपके कृषि मंत्री हैं, वो हमेशा एफडीआई के समर्थक रहे हैं, पवार साहब। मैंने आज महाराष्ट्र में उनकी पार्टी का एक बयान देखा कि महाराष्ट्र की सरकार इसको अभी लागू नहीं कर सकती, और लागू करने से पहले हमारी पार्टी तय करेगी कि महाराष्ट्र की राजनीति पे इसका क्या असर होगा। महाराष्ट्र के उनके नेताओं का बयान है आज। He also said the same thing, sir. No, he did not. He did not. Maharashtra will be decided later in consultation. This is what he has said. His statement in the other house, we normally don't quote the statements, is very clear
कि महाराष्ट्र की सरकार बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय करेगी, और उस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता इस वक्त महाराष्ट्र में हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महाराष्ट्र में लागू होगा या नहीं होगा ये हम बाद में तय करेंगे। और ये उनकी परिस्थिति है, ये उनकी परिस्थिति है जो आपकी सरकार में रहकर भी इस नीति के समर्थक हैं। जहां तक डीएमके का सवाल है, भारत बंद में वो शामिल होते हैं, इसका राजनीतिक विरोध करते हैं। और जब आप कहते हैं अश्विनी कुमार जी कि आप इस देश की जनता की तरफ से बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इट्स अ सेल्फ अज्यूम्ड अथॉरिटी दैट यू हैव अज्यूम्ड टू योरसेल्फ। जो पीपल ऑफ इंडिया हैं उनका प्रतिनिधित्व सांसद करते हैं, और अधिकतर राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। जो एब्सटेन करते रहे और उस एब्सेंस से आपकी सहायता करते रहे, वो भी कहते हैं कि जिस प्रांत में हमारी सरकार है, किसी कारणवश हम उस प्रांत में इस नीति को लागू नहीं होने देंगे और अपने प्रांत में फॉरेन एफडीआई रिटेल का एक स्टोर खोलने नहीं देंगे। आपके जो मंत्री कल बोले थे सिब्बल साहब, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि अपने क्षेत्र में खुलवा ले ये स्टोर, और चुनाव तो बहुत नजदीक आ रहा है, और उसी स्टोर से अपना चुनाव का अभियान आरंभ कर लें। व्यापारियों का वो क्षेत्र है, तो एफडीआई के ऊपर फैसला हो जाएगा और जनमत भी हो जाएगा कि जिस पीपल के बिहाफ पे आप बोल रहे हैं कि मैं जनता के बिहाफ पे बोल रहा हूं, कि वो जनता इस संबंध में क्या नीति अपनाती है। उपसभापति जी, ये विषय इसका नहीं है कि कौन आर्थिक सुधारों के पक्ष में है, कौन खिलाफ है। इस देश के संबंध में आर्थिक सुधारों की परिभाषा क्या होगी? क्या पश्चिम के कुछ विकसित देश उस परिभाषा का पैमाना तय कर दें और हमारे देश में कुछ लोग उस परिभाषा का समर्थन करना शुरू कर दें, और हम सब उसी परिभाषा को आर्थिक सुधार मान लें? एफडीआई आए, कभी एनडीए की सरकार इसके विरोध में नहीं थी, अतिरिक्त साधन आता है, लेकिन किस क्षेत्र में आए यह निर्णय तो इस देश को करना पड़ेगा। कौन से सेक्टर में आए, उसका हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है या नुकसान होता है, यह फैसला तो हमें करना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हो सकते हैं जहां परिवर्तन लाना अपने आप में आवश्यक हो सकता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि जहां परिवर्तन लाना बहुत कठोर और नुकसानदेह हो सकता है। हर परिवर्तन सुधार नहीं होता, एवरी चेंज इज नॉट अ रिफॉर्म। और इसलिए कि पश्चिम के कुछ विकसित देशों ने कह दिया कि ये सुधार की परिभाषा है, तो हम उसको स्वीकार कर लें। क्या हम में इतनी ताकत है? आप कल जिक्र कर रहे थे कि हल्दीराम को पूरी दुनिया में फैला दें। आप वाणिज्य मंत्री हैं, आप खड़े होकर अमेरिका को कह सकते हैं कि आप आउटसोर्सिंग पे जो प्रतिबंध लगाते हैं ये आर्थिक सुधार नहीं है। आप जो ट्रेड बैरियर्स क्रिएट करते हैं बाकी देशों के लिए, ये आर्थिक सुधार नहीं है। आप जो कृषि के क्षेत्र में सब्सिडीज देते हैं और पूरी दुनिया के कृषि के व्यवसाय को, व्यापार को सबवर्ट करते हैं, बिगाड़ते हैं, वो आर्थिक सुधार नहीं है। ये समय आ गया है कि हम आर्थिक सुधारों की अपनी परिभाषा भी उनको सुनानी शुरू करते हैं और केवल उनकी Well, that was your position. I am not so sure whether that's now the position. Let me clarify. Let me, since it's a serious matter. The fact of the matter is that remains a firm and consistent position of India in the WTO. I have no difficulty. I have no difficulty with the position Mr. Kamal Nath took as the Commerce Minister on FDI and retail. I have serious problem with the position that Mr. Anand Sharma is taking, and I'll quote that position, and I'll show you the difference in that position. और इसलिए ये मान लेना
कि इसी प्रकार के सुधार को हम लोग स्वीकार कर लें, इसका संदर्भ क्या है भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में? इस देश में व्यवसाय का, नौकरियों का ढांचा क्या है? व्हाट इज द जॉब स्ट्रक्चर इन इंडिया? इस देश में 51% लोग, आनंद शर्मा जी, वो हैं जो स्वयं को रोजगार देते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इतनी बड़ी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या अन्य अर्थव्यवस्थाओं में नहीं है। जो ढांचागत नौकरियां हैं, स्ट्रक्चर्ड जॉब्स हैं, केवल 18% लोगों के पास हैं। 30% लोग या बेरोजगार हैं या कम काम करते हैं। दे आर आइदर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। इस 51% में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, सबसे बड़ा हिस्सा कृषि का है, एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पे आता है खुदरा व्यापार। 4 करोड़ लोग, 40 मिलियन पीपल प्रत्यक्ष रूप में इस खुदरा व्यापार में से रोजगार लेते हैं। जब 4 करोड़ के इस आंकड़े को परिवारों के साथ जोड़ दिया जाए तो अपने जनजीवन के लिए, अपनी सब्सटेनेंस के लिए 18-20 करोड़ लोग हैं जो इस खुदरा व्यापार के ऊपर निर्भर करते हैं। मेरा पहला इतराज यह है कि जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको खोलते हो तो अर्थव्यवस्था के एक एक सेगमेंट के ऊपर उसका असर देख लीजिए और उसके बाद अश्विनी कुमार जी ये अधिकार लीजिए कि लोगों की तरफ से केवल आप बोलेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था में 60% लोग कृषि में हैं और कृषि के क्षेत्र में खूब अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कृषि का जो योगदान है जीडीपी में वो केवल 16% बचा। 60% लोग उस 16-17% आमदनी के ऊपर निर्भर करते हैं और यह आवश्यकता है कि उस कृषि के क्षेत्र से लोग बाहर निकलें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में उनको रोजगार मिले। बल्क जॉब क्रिएशन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होता है। अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आज क्या स्थिति है? हम कह सकते हैं कि हमें बड़ा विश्वास है कि बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन आया है। द एसेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड टुडे इज that consumers buy products which are cheaper and of good quality. Nobody consciously buys costlier products. And that is why the pendulum has now swung in favor of low-cost economies. अगर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना है तो आपका लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चर कैसे होगा, आपको उसका प्रयास करना है। उस लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चर के लिए आपके उधार लोन सस्ते हैं कि महंगे हैं, आपकी ब्याज दर क्या है, आपकी यूटिलिटीज की परिस्थिति क्या है, आपकी पावर कॉस्ट क्या है, आपके पावर क्षेत्र के रिफॉर्म्स और सुधार क्या हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, आपकी ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है। ये सारी ऐसी विषय हैं जो उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कीमत बढ़ती है या कम होती है, इसको फैसला करती है। कोई भी बाजार में जाकर जब सस्ती चीज मिल रही है तो महंगी नहीं खरीदेगा। आप अमेरिका की स्थिति देखिए। जब अमेरिका में छोटे स्टोर्स थे तो उत्पादन क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 19.5 मिलियन लोग अमेरिकन एम्प्लॉयड थे, 19.5 मिलियन। ये 1979 का उनका फिगर था। आज क्या स्थिति है उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स की? 30 साल बाद 2009 में ये 19.5 मिलियन जॉब्स 11.5 हो चुके हैं। और कारण बड़ा स्पष्ट है और इसका मूल कारण है, द एसेंस ऑफ द रीजन इज डोमेस्टिक रिटेल सोर्सेज इट्स प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली, स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिटेल सोर्सेज इट्स प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली। उनकी जो सप्लाई चेन बनती है
इंटरनेशनल रिटेल की कि दुनिया के बाजार में जहां से सबसे सस्ता सामान मिलता है वहां से खरीद कर लाते हैं और उसको वहां बेचते हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र में वो रिफॉर्म्स किए नहीं, कर नहीं पाए। ये हमारे देश की कमजोरी है। आज भी मैं मानता हूं करने की आवश्यकता है। आपने नीति बना दी लेकिन वो रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे। इस परिस्थिति में से उभरेगा क्या? आज डोमेस्टिक क्षेत्र में जो डोमेस्टिक रिटेल शॉप्स हैं, छोटी बड़ी स्ट्रक्चर्ड, मैंने कईयों से जानकारी लेने की कोशिश की। वो सब कहते हैं आज भी 90-95% हमारा जो सामान है वो भारतीय बाजार से खरीदते हैं। एक बार स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिटेल आता है, वो दुनिया के बाजार का सामान बेचता है और उसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है उत्पादन क्षेत्र की नौकरियों के ऊपर। द फर्स्ट एडवर्सली इफेक्टेड एरिया इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब्स, and the number of manufacturing sector jobs will go down. They've gone down in those economies which have opened international structured retail but have not carried out manufacturing sector reforms themselves. ये पूरे इस विश्व का एक सिद्धांत रहा है और हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा देश में। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। आप दिल्ली में चलिए, एक बहुत छोटा व्यवसाय है फर्नीचर का। दिल्ली के बाजारों में कीर्तिनगर, पंचकुया रोड आपको फर्नीचर की दुकानें मिलती थी। इस देश का कारपेंटर, इस देश का तरखान हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा था। आज उनमें से 70% दुकानों के बाहर लिखा है इंपोर्टेड फर्नीचर। आइकिया के लिए अब खोल दीजिए हिंदुस्तान का बाजार। इस देश में जो किस कारपेंटर नाम की, तरखान नाम की एंटिटी है, आपको मिलनी बंद हो जाएगी। आपके जितने होटल्स बन रहे हैं, दरवाजों से लेकर, खिड़कियों से लेकर सोफा तक, सारा फर्नीचर विदेशों का आना आरंभ हो गया और इस देश के अंदर जो उत्पादन होता था फर्नीचर का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसका प्रत्यक्ष असर पड़ेगा। द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, यू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी विदाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. The first stage is going to be, we'll cease to be a manufacturing nation, we'll become a nation of traders, and it won't stop at that. You'll eventually have stores owned by the Americans, the French and the British, selling Chinese products, and India will second round become a nation of sales boys and sales girls. We'll be the consumers, our children will be employed as sales boys and sales girls, the stores will be owned by them, the goods being sold will be Chinese. और इसका पहला असर जो पड़ेगा वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नौकरियों के ऊपर पड़ने वाला है. इट विल कोलैप्स योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. अब चाइना का उदाहरण देते हैं. देखिए हम क्यों घबराते हैं. चाइना ने विश्वास करिए अपनी अर्थव्यवस्था में. चाइना ने भी तो वॉलमार्ट को अनुमति दी 1996 में. चाइना ने दी, लेकिन चाइना के भीतर उनकी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऐसी थी कि वॉलमार्ट की साइट पे मैं चाइना का पूरा लेख पढ़ रहा था. 95% of all goods sold in the Walmart stores in China are those manufactured in China. Therefore, Walmart created manufacturing jobs in China. It created retail jobs in China. क्या वो स्थिति हिंदुस्तान के अंदर है कि हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ओवरनाइट वो क्रिएट कर देंगे और महंगा सामान भारत का बेचेंगे जब सस्ता सामान बाहर से मिल रहा है? वॉलमार्ट ने चाइना को अपना सोर्स हब बनाया और ग्लोबल सेल्स के लिए भी चाइना के अंदर जॉब्स क्रिएट हुई. और इसलिए चाइना का उदाहरण मत लीजिए. चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो लोकतंत्र नहीं है, उनके लिए ज्यादा सरलता से संभव था कुछ सुधार कर पाने, और उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन क्षेत्र में वो सुधार पहले कर डाले जो हम नहीं कर पाए. और इसलिए इसका प्रत्यक्ष असर पड़ने वाला है कि सामान कुछ अन्य देशों का होगा. ये तो एक सिद्धांत है
कि किसी की देश में उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या स्थिति है, कि क्या लोग कपड़ा, पतलून, पैंट, जूता अपने देश का बना हुआ पहन रहे हैं कि बाहर का। सिंगल ब्रांड जो आप लाए थे उसमें कोई आधा % पॉपुलेशन लेती होगी। बट व्हेन पीपल स्टार्ट वेयरिंग शर्ट्स एंड ट्राउजर्स एंड शूज मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड योर ओन कंट्री, then that's an example of how your own manufacturing sector and your economy is going to collapse. Therefore, to bring such a proposal till you have carried on outside manufacturing sector reforms would be detrimental to the interest of the Indian economy. आपने दूसरा उदाहरण दे दिया और अश्विनी जी ने कहा कि इतनी जॉब्स उन्होंने क्रिएट की। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरनेशनल रिटेल है, ये क्या अतिरिक्त बाजार बनाएगा? आर दे गोइंग टू क्रिएट एडिशनल मार्केट्स और आर दे गोइंग टू डिस्प्लेस एग्जिस्टिंग मार्केट्स? मार्केट का साइज उतना है। जब अर्थव्यवस्था जिस गति के ऊपर प्रगति करेगी, मार्केट का साइज उसके हिसाब से बढ़ेगा। और जब इस प्रकार का रिटेल यहां पर आ जाए जो ढांचागत हो, जिसकी जेब बहुत गहरी हो, घाटा बर्दाश्त करना भी जिसकी क्षमता हो, और लो इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जिसकी नीति हो। आज वॉलमार्ट का 2 साल पहले तक ग्लोबल टर्नओवर क्या था? आप इसको उदाहरण, इस देश की नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा। वॉलमार्ट का टोटल ग्लोबल टर्नओवर था 422 बिलियन, 422 बिलियन। आज के रेट पे इसको आप ट्रांसलेट कीजिए तो ये आता है लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए में। देखिए, तो वॉलमार्ट इज अ ह्यूज ग्लोबल चेन विद अ 21.5 लाख करोड़ इन इंडियन करेंसी, अ ग्लोबल टर्नओवर। हिंदुस्तान की सारी रिटेल मार्केट जो है वो 10.5 लाख करोड़ की। वॉलमार्ट ने 422 बिलियन यानी हमसे डबल साइज के बाजार बनाया पूरे विश्व में, और 15 लाख नौकरियां क्रिएट की। दे क्रिएटेड 15 लाख जॉब्स। इंडिया हैज क्रिएटेड, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर एम्प्लॉयमेंट, well, I'll tell you, if you have any contrarian figures, you can give it, and I'll give you a very interesting I'll give you a very interesting example. No, we won't leave it at the time being. Since you are so ignorant on the subject, I think it's my duty to inform the government. In the month of September, Walmart decided to open its first store in Manhattan. अब अमेरिका तो उसका समर्थन करता कि वॉलमार्ट का घर अमेरिका है, अमेरिकन कंपनी है। आज तक मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट नहीं खुल पाया। सितंबर 2012 में पहली बार निर्णय कर लिया कि इसको खोल देंगे। विरोध शुरू हुआ तो वो जो प्रस्तावना थी न्यूयॉर्क में उस स्टोर को खोलने की, वो भी वापस लेनी पड़ी। और उसके पीछे कारण केवल एक था कि मैनहट्टन जैसे स्थान पर, जहां की एक विकसित अर्थव्यवस्था है, एक वॉलमार्ट खुलने से कितने छोटे स्टोर बंद होंगे। और जब 50 और 100 छोटे स्टोर बंद होंगे तो ये मान लीजिए कि न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग जानते हैं कि वो अपने पद पे नहीं टिक पाएंगे। और इसलिए यह भी जान लीजिए, जब हिंदुस्तान में ये छोटे स्टोर बंद होंगे तो यहां की सरकार भी फिर अपने पद पे नहीं टिक पाएगी। आप 10.5 लाख की रिटेल मार्केट पे 4 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हुए हैं। उनका मॉडल एक्सटेंसिव जॉब क्रिएशन का नहीं है। उस मॉडल में जॉब क्रिएशन नहीं है। अब आज सबसे बड़ा तर्क अश्विनी जी ने दे दिया कि इस देश के किसानों को बहुत लाभ होगा। मैं केवल 2-3 तर्क इस संबंध में देना चाहूंगा। आपकी सारे तर्क का
आधार ये है कि आज बाजार में बहुत सारे मिडलमैन हैं, बिचौलिए हैं। वॉलमार्ट रूप से किसान के पास जाएगा और जब प्रत्यक्ष रूप से किसान से सामान खरीदेगा, बिचौलिए हट जाएंगे और इसलिए किसान को उसका दाम ज्यादा मिलेगा। आप अमेरिका और यूरोप के किसान की स्थिति देखिए। वहां तो 20-30 साल से ये लोग हैं। वहां के किसान को तो इन्होंने मालामाल कर दिया होता अभी तक। उनका किसान तो बहुत एफ्लुएंट होता, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर वहां हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसान से खरीदते हैं और सारा का सारा पैसा जो बिचौलिए की जेब में जाता था, वो बिचौलिए की जेब में न जाकर अब किसान की जेब में जाएगा। यूरोप और अमेरिका अपने किसान को जीवित रखने के लिए $400 बिलियन सालाना सब्सिडी उस किसान को देते हैं। $400 बिलियन सब्सिडी का मतलब आज भारत के रुपए के साथ ट्रांसलेट कर लिया जाए तो 6,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन देते हैं यूरोप और अमेरिका अपने किसान को, क्योंकि किसान को बाजार में भाव नहीं मिलता। तो क्या हुआ, इन बड़े इंटरनेशनल चेन्स ने किसान की क्या परिस्थिति कर दी कि वहां के वित्त मंत्री में तो इतनी क्षमता थी और उसकी जेब इतनी गहरी थी कि वहां से पैसे निकाल के किसानों में बांट देता। तो जिस दुनिया के में यह अनुभव लागू किया गया, वहां किसान को जीवित रखने के लिए, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ दैट फार्मर, यू हैव टू गिव $400 बिलियन एवरी ईयर टू दैट फार्मर। तो क्या कारण है कि ये एक्सपेरिमेंट वहां तो चला नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में बड़ा सफल हो जाएगा। इस देश के अंदर, इस देश में केवल एक एग्री प्रोडक्ट है जिसमें बिचौलिया नहीं होता, वो है शुगर केन। शुगर केन, हर फैक्ट्री के आसपास शुगर केन का केन ग्रोइंग एरिया होता है। जिन प्रांतों में गन्ना उगता है वहां के नेता यहां बैठे हैं, और हर फैक्ट्री को एक फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री में 15 किलोमीटर का फासला होता है। हर फैक्ट्री को केन ग्रोइंग एरिया दे दिया जाता है। उसके ऊपर जिम्मेवारी लगती है कि इस क्षेत्र का गन्ना तुम्हारे लिए खरीदना अनिवार्य होगा, कोई बिचौलिया नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार स्टेट एडवाइस प्राइस हर साल ना बढ़ाए तो वो गन्ना किसान भूखा मर जाए। आज समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग वहां सरकारें चलाते रहे हैं पिछले कई वर्षों से। कोई बिचौलिया नहीं है गन्ने के व्यापार में, सीधा किसान से फैक्ट्री को खरीदना जरूरी है। ये जो बहुत फैंसी वर्ड्स, द इडियम्स ऑफ द एफडीआई इन रिटेल ट्रेड प्रोपगेशन फ्रॉम द फार्म गेट टू द फैक्ट्री गेट, this is in fact taking place in the sugarcane trade in India. In sugarcane, the cane goes directly from the farm to the factory. There is no middleman. And the sugarcane grower in India would starve if the states did not intervene with a state advice price. So this whole experiment कि middleman चला जाएगा और उसके साथ एकदम किसान की बहुत prosperity आ जाएगी, ये अपने आप में पर्याप्त तर्क नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं और इससे सारा तर्क समाप्त हो जाता है। हिंदुस्तान में अगर किसी फार्म प्रोडक्ट का सबसे अच्छा रिटेल मॉडल है तो वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का है। इस देश में गुजरात में शुरू हुआ और अन्य राज्यों में फैला, पंजाब में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हर राज्य में आज मिल्क कोऑपरेटिव्स, बिहार में पहुंचे। इस देश में दूध की कमी थी और धीरे धीरे इस देश में व्हाइट रेवोल्यूशन आ गई। हर गांव में से रोज घरों में से दूध कलेक्शन सेंटर पे जाता है, कलेक्शन सेंटर से फैक्ट्रीज में जाता है और जो वहां के इनएडिक्वेट एरियाज है वहां ट्रेन तक में जाता है। इंटरनेशनल डेयरी इंडस्ट्री ने के जो जर्नल्स हैं उन्होंने अध्ययन किया है कि जो पैसा कंज्यूमर, उपभोक्ता जिससे दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स खरीदता है, हर देश में उसकी क्या परिस्थिति है।
In India, for every consumer rupee spent, 68% goes to the producer and 32% goes to the processor and the retailer. भारत में जितने रुपए का दूध बिकता है, 68% दूध के प्रोड्यूसर को जाता है और 32% रिटेलर को जाता है। इंग्लैंड में 34% प्रोड्यूसर को जाता है, 66% रिटेलर को जाता है। अमेरिका की भी परिस्थिति लगभग ऐसी है। और इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि आपकी जो तर्क है उसमें बुनियादी गलती है। देयर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन योर आर्ग्यूमेंट। और वो गलती ये है कि जब छोटे मिडलमैन निकलते हैं तो सुपर मिडलमैन उसमें शामिल हो जाता है, और उस सुपर मिडलमैन का नाम है वॉलमार्ट, कैरफोर, टेस्कोस। वो सबसे बड़ा मिडलमैन उसमें आता है। और इसका तर्क समझ लीजिए ये क्यों होता है। बाजार की अर्थव्यवस्था को समझ लीजिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमी। इन इंडिया 68% goes to the producer and 32% goes in retail. In England and America, the figure is the other way around. Because the small middleman is gone and a super middleman has come in. And the reason is, both for the supplier and for the consumer, it's a simple principle: is a fragmented market better or a consolidated market better? जो बिखरा हुआ बाजार होता है उसमें खरीदार भी 100, 200, 500 होते हैं।